बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान मोहम्मद खान बुद्दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुद्दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुद्दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मेरा ये ईमान है आप जो चीज बांटेंगे वही मिलेगी, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 497 ऑफ CRPC, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आमतौर पर अगर बेलेबल ऑफेंस के अंदर हो तो सेक्शन 496 के अंदर वो फाइल की जाती है और उसके अंदर एक राइट तस्वुर किया जाता है कि भाई ये बेलेबल, जो हम बेल पिटीशन लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस है और ये हमारा राइट है, इसके अंदर हमें बेल दी जाए। जहां तक नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होता, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वो देखे जाते हैं। वो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। वो CRPC के अंदर एक शेड्यूल 2 दिया गया होता है जिसके अंदर PPC के तमाम जराइम जो हो सकते हैं वो उसके अंदर दिए गए हैं। उसके आगे ये भी दिया गया है कि इस केस के अंदर पुलिस किसी भी शख्स को वारंट या बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती। आया ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, आया ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, आया ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। और उसमें लास्ट में ये भी दिया गया होता है कि ये किस कोर्ट में ट्राइबल होगा। जहां तक प्री अरेस्ट की बात है तो प्री अरेस्ट मैं आपको बताता चलूं वो सेशन कोर्ट के अंदर फाइल होगा। जो हम फाइल करते हैं सबसे पहले हम सेशन कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। और जो पोस्ट अरेस्ट की बात है, पोस्ट अरेस्ट जो है वो उस जगह फाइल की जाती है जिस अदालत को यह इख्तियार होता है कि उसको वो ट्राई कर सके। अगर मजिस्ट्रेट ने उस ऑफेंस को ट्राइबल करना है, ट्राई करना है, उसका ट्रायल चलाना है तो वो मजिस्ट्रेट के पास ही पोस्ट अरेस्ट फाइल होगी। ये जो शेड्यूल 2 है इसके लास्ट के अंदर ये दिया गया होता है कि इस ऑफेंस को कौन सी कोर्ट, कौन सी अदालत ट्राई करेगी, उसका ट्रायल करेगी। जहां तक बात है कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल की तो 497 के अंदर ये दिया गया है कि जब भी किसी बंदे को ऐसे एक्यूज को जो एक्यूज हो नॉन बेलेबल ऑफेंस का, जब हम लोग बेल पिटीशन फाइल करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए शेड्यूल 2 को देखकर कि आया ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो जो भी एक्यूज होता है किसी ऐसे ऑफेंस का जो नॉन बेलेबल है उसके अंदर अगर वो अरेस्ट है या पुलिस ने विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया हुआ है या वो कोर्ट के सामने पेश होता है या पेश किया जाता है तो उसको आमतौर पर बेल दे दी जाती है। लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें बेल नहीं देती। इसमें ये नहीं बताया गया कि हमने बेल पिटीशन कब फाइल करनी है, लेकिन आमतौर पर जब जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके अंदर ये होता है कि जब भी किसी मुल्जिम को, किसी एक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर तो उसको सबसे पहले पुलिस ले आती है और अगर कोर्ट उसको जिस्मानी रिमांड पर दे देती है पुलिस को, देन फिर दोबारा उसको लाया जाता है जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होता है। वो मैक्सिमम 15 दिन का होता है। अब उसके अंदर जो यकतरफा ही 15 दिन का रिमांड नहीं दिया जाता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके रिमांड दिया जाता है। और जब वो जिस्मानी रिमांड खत्म होता है तो उसको कोर्ट जो है वो जुडिशल रिमांड पे भेज देती है। जब कोई भी एक्यूज नॉन बेलेबल ऑफेंस का जुडिशल रिमांड पर चला जाता है देन हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो उस कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं जिस कोर्ट ने उसका ट्रायल करना होता है, उसी के अंदर हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है हम फाइल करते हैं। अब जो इसका दिया गया है, जो हमारा ये सेक्शन दिया गया है 497 जो हमारे इसके अंदर बयान किया गया CRPC के अंदर, उसके अंदर यही कहा गया है कि जब भी किसी ऐसे मुल्जिम को जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज हो उसको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने
के बाद जब उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो अगर वो उसकी बेल बनती है तो उसको कोर्ट बेल पर रिलीज कर देती है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये बंदा जो है, इस शख्स ने, इस एक्यूज ने वाकई वो ऑफेंस किया है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में फॉल करता है, जिसकी सज़ा जो है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या 10 साल तक है, तो फिर कोर्ट ऐसी सिचुएशन में नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल अप्रूव नहीं करती। यानी कोर्ट को मुकम्मल यकीन होता है या कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, FIR होती हैं, MLC होती हैं, 161 के बयानात होते हैं, उसको वो टेंटिव असेसमेंट करती है और देखती है कि अगर इस शख्स ने के खिलाफ कंप्लीट जो है सफिशिएंट ग्राउंड ऐसे मौजूद है, रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हैं कि ये बेल का हकदार नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको बेल नहीं देती। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको जनरल बताता चलूँ। आमतौर पर हम बेल पिटीशन के अंदर एक लफ्ज़ यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्लॉज। प्रोबेबिलिटी क्लॉज का मतलब ये होता है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है। अब इसके अंदर जिक्र किया गया है कि ऐसे 3 लोगों को वो जो है वो बेल नहीं दी जाएगी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जिसकी सज़ा डेथ है, जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट है या जिसकी सज़ा 10 साल तक है। तो ये अगर 10 साल से कम है, नॉन बेलेबल ऑफेंस की सज़ा 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, तो वो हम यूज करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्लॉज में फॉल करता है। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहली एक्सेप्शन इसके अंदर ये दी गई है कि अगर ऐसा बंदा जिसने ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जुर्म किया है, ऑफेंस किया है, लेकिन उसकी जो उम्र है वो 16 साल से कम है, या वो एक खातून है, या वो एक बीमार है, मेडिकल उसका लाया जाता है कि एक बीमार शख्स है, या वो एक बूढ़ा शख्स है, तो कोर्ट ऐसे केसेस में उनको बेल दे सकती है। यानी वो जुर्म जिसकी सज़ा डेथ है या जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट है या जिसकी सज़ा 10 साल तक है, और वो जुर्म किसी ऐसे शख्स ने किया है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, या एक खातून है वो, या वो बीमार शख्स है, या वो बूढ़ा है, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, ये पावर्स है, कोर्ट उसको बेल दे सकती है। इसमें एक और एक्सेप्शन भी दी गई है कि अगर इन केस कोर्ट को ये लगता है कि कोई ऐसा बच्चा या ऐसी खातून या ऐसा बीमार या ऐसा बूढ़ा जिसने ऊपर दिए गए ऑफेंस किए हैं नॉन बेलेबल, जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट है या डेथ है या 10 साल तक है, और उसको कोर्ट छोड़ना चाह रही है, तो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले नोटिस देगी और प्रोसिक्यूशन को बुलाएगी और प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि आप रीजनेबल ग्राउंड्स बताएं कि इस शख्स की बेल क्यों नहीं होनी चाहिए। यानी प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेंटेंट को सुने बगैर कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं करेगी, वो प्रोसिक्यूशन को सुनेगी और सुनने के बाद ही वो इसका डिसीजन देगी। इसके अलावा अगर कोर्ट को ये लगता है कि जिस बंदे को नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर उन्होंने बेल अप्रूव नहीं की और उसका ट्रायल कंक्लूड होने में देर हो रही है, और कंक्लूड होने में जो देर हो रही है वो एक्यूज की तरफ से नहीं है, एक्यूज के किसी एक्शन की वजह से नहीं है, एक्यूज के किसी अमल की वजह से नहीं है, बल्कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो कंप्लेंटेंट है, उसके एक्शन की वजह से है, देन भी कोर्ट उसको बेल अवॉर्ड कर देती है। लेट्स से एक शख्स है जिसने मर्डर किया है, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे गिरोह अवेलेबल थे कि अदालत ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी बेल अप्रूव नहीं की और उसका ट्रायल चल पड़ा, और ड्यूरिंग ट्रायल 10 या 12 गवाह उन्होंने करवाने थे। अभी तक 2 साल के अंदर सिर्फ 2 गवाह ही प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं। बेसिकली प्रोसिक्यूशन की ये कोशिश होती है कि हम डिले पे डिले करें ताकि जितना भी देर हो सके वो देर हो जाए, और ताकि ये जितनी देर अंदर रह सकता है ये एक्यूज ये रह जाए। तो ऐसी सूरत हाल में हम जो दूसरी पार्टी है वो एक बेल एप्लीकेशन फाइल करती है इस बुनियाद पर कि ये ट्रायल जो है ये कंक्लूड होने में देर हो रही है, और ये इतने अरसे से ये शख्स जो है ये कस्टडी के अंदर है, तो ये जो डिले हो रही है
ये अक्यूज की तरफ से नहीं हो रही, बल्कि प्रोसिक्यूशन अपने गवाह नहीं पेश कर रहे, प्रोसिक्यूशन डिले कर रही है, डिले पे डिले कर रही है, तो बेल दी जाए तो ऐसा शख्स बेल का हकदार होता है। उसमें भी दो सिचुएशन दी गई है। पहली सिचुएशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि अगर एक शख्स है वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर कस्टडी के अंदर है, लेकिन वो ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसकी सजा डेथ नहीं है और वो पिछले 1 साल से जेल के अंदर कस्टडी के अंदर है, और अगर खातून है वो पिछले 6 महीने से कस्टडी के अंदर है, ऐसी सूरत हाल में वो बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि मैं पिछले 6 महीने से, अगर खातून है तो जेल के अंदर हूँ, और जो मर्द है वो पिछले 1 साल से वो जेल के अंदर है, तो काइंडली मुझे बेल दी जाए। और दूसरी सिचुएशन इसके अंदर ये बताई गई है, एक्सेप्शन, वो ये है कोई ऐसा अक्यूज जो एक ऐसे ऑफेंस के अंदर जो नॉन बेलेबल है, वो जेल के अंदर है, कस्टडी के अंदर है, जिसकी सजा डेथ है या जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजमेंट है, या जिसकी सजा जो है वो 10 साल तक है, और वो पिछले 2 साल तक से वो कस्टडी के अंदर है और ट्रायल चल रहा है, और अगर खातून है पिछले 1 साल से वो कस्टडी के अंदर है और ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, यानी पहले सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी सजा जिसकी सजा डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट या 10 साल तक नहीं है, 7 साल या 8 साल तक है, लेकिन वो पिछले 1 साल से मर्द की सूरत में वो कस्टडी के अंदर है, खातून की सूरत में पिछले 6 महीने से कस्टडी की सूरत में है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि एक ऐसा अक्यूज जिसने जो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उसमें उसकी सजा डेथ है या लाइफ इंप्रिजमेंट है, या उसकी सजा जो है वो 10 साल तक है, लेकिन वो पिछले 2 साल से, अगर मर्द है वो कस्टडी के अंदर है, खातून है पिछले 1 साल से कस्टडी के अंदर है, देन वो एक बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ और हम इतने इतने अरसे से जेल के अंदर हैं, और ये जो डिले है ये हमारे किसी गलती की वजह से नहीं है, हमारी किसी डिले की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने डिले की है, वो गवाह विटनेसेस पेश नहीं कर रहे, तो वो बेल के हकदार बन जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऑनरेबल कोर्ट जो है उनको बेल पे रिहा कर देती है, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रोविजन दी गई है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसने ये सारे ऑफेंस किए हैं, लेट्स से कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है नॉन बेलेबल, चाहे उसकी सजा डेथ नहीं है, या उसकी सजा डेथ है या लाइफ इंप्रिजमेंट है, या उसकी सजा जो है वो 10 साल तक है, लेकिन इससे पहले वो कन्विक्टेड है ऐसे ऑफेंस के अंदर जिसकी सजा डेथ है या लाइफ इंप्रिजमेंट है, या ऑनरेबल कोर्ट समझती है कि ये शख्स जो है ये बहुत डेंजरस है, ये बाहर जाके दोबारा कत्ल वारत करेगा, या हैबिचुअल है, क्रिमिनल है, या फिर वो किसी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है वो कन्विक्टेड है, या उसका कोई केस चल रहा है, या वो कोर्ट समझती है कि हैबिचुअल है, तो ऐसे केसेस के अंदर उसको ये एक्स्ट्रा रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी जो है ना वो बेल के जो रेफरेंस है, इसको हम वो कहते हैं, यानी कि ये वो यानी कि डिस्क्रिशन है कोर्ट की, जो कोर्ट अपनी यूज कर रही होती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन भी होती है। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि जो बंदा बेल की रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑलरेडी ऑफेंडर है, वो ऑलरेडी क्रिमिनल है, या ऑलरेडी वो कन्विक्टेड है, या वो टेररिज्म एक्ट में मुलव्वस है, या वो बहुत डेंजरस किस्म का बंदा है, तो कोर्ट जो है ऐसी सूरत हाल में जब तक उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता उसको बेल पर रिहा नहीं करती, या उसकी बेल पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करती। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि अगर जो पुलिस ऑफिसर है या कोर्ट है, दोनों किसी स्टेज पर जब भी कोई एक्यूज जो है वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर वो अरेस्टेड होता है, तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी किसी स्टेज के ऊपर जो रीजनेबल ग्राउंड प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हुए होते हैं कि जनाब ये रीजनेबल ग्राउंड है, आप जो है इसको बेल ना दें, ये बेल के हकदार नहीं है, लेकिन कोर्ट ये समझती है कि जो सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है फर्दर इंक्वायरी के,
फर्दर इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि भाई जो रीजनेबल ग्राउंड्स उसकी कंसेशन के लिए प्रोसिक्यूशन ने पेश हो गए। अब जो कोर्ट के सामने क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफआईआर होती है, एमएलसी होती है, 161 के बयान होते हैं, उससे लग रहा होता है कि ये केस जो है फर्दर इंक्वायरी का है और फर्दर अभी तक जो शो हो रहा है कि ये बंदा जो है कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिल रहे कि ये इस नॉन पेलेबल ऑफेंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसको रिलीफ मिल जाता है और कोर्ट जो है फर्दर इंक्वायरी की बुनियाद पर उसको बॉन्ड्स के ऊपर रिहा कर देती है। अब यहाँ पर जो लफ्ज यूज किया गया है हमारे सेक्शन के अंदर बताया गया है, जो ऑफिसर होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है, कि पुलिस ऑफिसर भी अगर ये समझता है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, जो एलिगेशंस लगे हुए हैं या प्रोसिक्यूशन लगा रही है वो नाकाफी हैं और ये प्रोबेबिलिटी है कि फर्दर इंक्वायरी का ये केस बनता है, कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है तो वो उसको छोड़ सकता है। लेकिन आमतौर पर हमारे प्रैक्टिस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो नहीं छोड़ते। हम भी जो वो सिर्फ जज ही ऑनरेबल कोर्ट ही जज ही उनको छोड़ते हैं। हम जो बेल पिटीशन फाइल कर रहे होते हैं हम भी यही लफ्ज लिख रहे होते हैं कि ये जो केस है फर्दर इंक्वायरी का है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो इसको ट्रायल में कंक्लूड किया जाए कि वाकई इसने जुर्म किया है या नहीं किया। ट्रायल के अंदर क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स बयान किए जाते हैं, एमएलसी आ जाती है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फर्दर इंक्वायरी होती क्या है, जो लफ्ज हम फर्दर इंक्वायरी यूज करते हैं, फर्दर इंक्वायरी ये होती है, लेट्स से अगर मर्डर का केस है, मर्डर के केस के अंदर अगर पुलिस की एफआईआर बता रही है कि इस बंदे को 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन जो एमएलसी है वो बता रही है 2 नहीं 3 गोलियां लगी हैं, अगर एफआईआर बता रही है कि जनाब 6 फुट से गोलियां लगी हैं और जो एमएलसी है वो बता रही है नहीं 10 मीटर से गोली लगी है, तो ये फर्दर इंक्वायरी बन जाती है। अगर एफआईआर बता रही है कि जनाब उसने कुल्हाड़ी मारी है, ये कुल्हाड़ी से ये जख्म आया है, और जो एमएलसी है वो बता रही है नहीं ये डंडे से जख्म आया है, फिर भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब एफआईआर बता रही है कि जनाब इसको 2-3 जख्म आए हैं और 2-3 बंदों ने मारा है, जबकि वो जो एमएलसी है वो बता रही है नहीं ये 6-7 बंदों ने मारा है, तो फर्क आ जाता है। और अगर एमएलसी बता रही है कि कलाशनकोव का बरस्ट है और जो पुलिस एफआईआर में बता रही है वो कहते हैं कि नहीं कलाशनकोव का नहीं है, पिस्टल का बरस्ट है, फिर भी फर्दर इंक्वायरी केस बन जाता है। अब हवाई फायरिंग का केस आ जाता है, इन केस कि भी हवाई फायरिंग की है, मौके से कॉल बरामद नहीं होते, तो ये भी एक फर्दर इंक्वायरी का केस है। यानी कि हर वो जिसमें अब मैं बताऊँ जो कोर्ट होती है, जो बेल की स्टेज होती है, वहाँ पर टेंटेटिव असेसमेंट कर रही होती है। टेंटेटिव असेसमेंट ये होती है कि कोर्ट जो है वो एफआईआर को देखती है, एफआईआर के बाद जो एमएलसी आया होता है उसको देखती है, 161 के जो उसके बयान होते हैं वो उसको देखती है, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेती है। कोर्ट को बाद हम एलिगेशन जरूर लगा रहे होते हैं कि ये रिकवरी डाली हुई है, ये फेक रिकवरी या रिकवरी है नहीं, लेकिन कोर्ट इस चक्कर में नहीं पड़ती इस स्टेज के ऊपर कि ये रिकवरी फेक है ये नहीं है। कोर्ट ये देखती है कि जो पुलिस लेकर रिकवरी लेके आई है वही रिकवरी है, वो उसी की बुनियाद पर फिर डिसीजन लेना होता है। लेट्स से 161 की जो स्टेटमेंट है वो डिले से रिकॉर्ड की गई है, तो वो भी एक फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाता है। एफआईआर लेट हुई है तो एफआईआर लेट के यही समझा जाता है कि इन सोच समझ कर जो है ना लेट एफआईआर दर्ज कराई ताकि बंदू को फंसाया जा सके, तो ये भी फर्दर इंक्वायरी का केस रहता है। जहां पर केस फर्दर इंक्वायरी का है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, चाहे उसकी सजा डेथ है, चाहे उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट है, चाहे उसकी सजा 10 साल है, अगर कोर्ट ये समझती है प्रोबेबिलिटी पाई जाती है कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो ऐसी केस में कोर्ट जो है वो बॉन्ड लेकर उससे या विदाउट बॉन्ड उसको वो रिलीज कर सकती है। इसका जो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोर्ट जो है किसी भी शख्स को या ऑफिसर जो है किसी भी शख्स को किसी भी एक्यूज को रिलीज करती है ऑन बेल फर्दर इंक्वायरी के केस के अंदर, तो वो उसकी रीजन बताएगी किस रीजन की बुनियाद पर उन्होंने बेल को अवॉइड किया है। यानी वो रीजन जो है कि भी फर्दर इंक्वायरी किस लिहाज से बनती थी, क्या क्या पॉइंट्स है, वो मुकम्मल उसकी टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो उसको दर्ज करेगी और उसके मुताबिक जो है वो उसको बेल देती है। इसका चौथा पॉइंट है वो ये है, चौथा सेक्शन है वो ये कहता है कि इन केस के भी एक मुल्जिम है, उसका एक्यूज है, उसका ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
ट्रायल कंप्लीट हो जाने के बाद मीन उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी हो गए हैं, उसकी रिकवरीज भी आ गए हैं, उसकी 342 की स्टेटमेंट भी होगी या ट्रायल कंप्लीट हो गया है, लेकिन जजमेंट नहीं आई। जजमेंट कोर्ट महीने बाद दे, 10 दिन बाद दे, 15 दिन बाद दे, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, फौरन दे दे, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया है और जजमेंट अभी तक नहीं आई और ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है, ये बिलीव करती है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड इसकी गिल्टी होने के नहीं पाए गए और कोर्ट को ये लग रहा होता है कि ये गिल्टी नहीं है, तो कोर्ट जो है उस शख्स को रिलीज कर सकती है ट्रायल कंक्लूड होने के बाद और जजमेंट आने से पहले। यानी ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट उस शख्स को रिलीज कर सकती है, लेकिन वो उसको बाउंड करेगी कि आपने जजमेंट वाले दिन जरूर आना है जजमेंट सुनने के लिए। अच्छा, इसमें एक और बात ये आपको बताता चलूँ मैं आपको कि ये ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट से पहले ट्रायल कंक्लूड होने के बाद किसी को रिलीज किया। बहुत रेयर केस है, मैंने तो अपनी जिंदगी में अपने प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा, लेकिन ये हमारे कानून के अंदर ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है सबसेक्शन 4 के तहत कि आप जो है कोर्ट जो है किसी भी शख्स को जजमेंट से पहले ट्रायल कंक्लूड होने के बाद अगर समझती है कि ये जो एलिगेशन इसके ऊपर लगाए गए हैं इस ऑफेंस के अंदर वो साबित नहीं हो रहे या ऐसे ग्राउंड मौजूद हैं कि इसने ये ऑफेंस मौजूद नहीं किया सरजद किया, तो कोर्ट उसको छोड़ सकती है और उसको पाबंद करेगी कि जजमेंट वाले दिन उसको आना होगा। और सबसेक्शन 5 ये है कि कोर्ट जो है उसने अगर किसी भी शख्स को फर्दर इंक्वायरी की बुनियाद पर बेल दी है, और चाहे सेशन कोर्ट ने बेल दी है चाहे हाई कोर्ट ने बेल दी है, जिसने भी उसको बेल दी है, बेल लेने के बाद वो बंदा जो है वापस चला जाता है। वापस जाकर अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है, वो गवाहों को डराता धमकाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको गुम कर देता है या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को तब्दील करने की कोशिश करता है, बाहर जाके लवाहकीन को तंग करता है बेजा, तो उसकी जमानत जो है वही अदालत ही कैंसिल करेगी जिसने उसको अवार्ड की थी। इन केस सेशन कोर्ट ने उसकी जो पोस्ट अरेस्ट है उसको अप्रूव किया था, उसको ऑन बेल रिलीज किया था, तो वो बंदा दोबारा सबसेक्शन 5 के तहत 497 सबसेक्शन 5 के तहत दोबारा सेशन कोर्ट में आएगा और सेशन कोर्ट जो है वो उसको खत्म करेगी, और अगर हाई कोर्ट ने उसको दिए तो वो हाई कोर्ट उसको खत्म करेगी। और इन केस अगर जो उसको बेल दी गई है वो पोस्ट अरेस्ट जो है वो अप्रूव कर ली है हाई सेशन कोर्ट ने, तो अगर वो उसकी कैंसिलेशन में जाता है इन ग्राउंड के अलावा, तो वो फिर अपर कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा और फिर वहां जाकर वो अपनी बेल पिटीशन अपील फाइल करेगा कि इस रिलीज के खिलाफ भी इसको कैंसिल किया जाए, और अगर हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है तो वो कैंसिल हो जाएगी। अगर बेल को अप्रूव हाई कोर्ट ने किया है और वो समझता है, जो प्रोसिक्यूशन समझता है कि ये बेल का हकदार नहीं है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको मेरा पसंद आएगा।